हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। न्यूज़ अपडेट स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस दोनों करने के बाद ही करना है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और ये मार्केट रिस्की है, तो इसको अच्छे से समझिए और उसके बाद ही अपनी मनी जो है वो इसमें इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो है इंडोनेशिया से। तो इंडोनेशिया के एक 22 साल के लड़के ने अपनी डेली जो है वो अपनी एक सेल्फी लेता था अपने सिस्टम के सामने बैठकर। वो किसी भी इमोशन में हो या इमोशनलेस हो, किसी भी तरीके से वो अपने सिस्टम पे बैठकर अपनी एक सेल्फी लेता था डेली। और उसने ये सेल्फीज जो ली थी अपनी, वो 18 से लेकर 22 साल तक की उम्र में कॉन्टिन्यूसली डेली रेगुलर ये सेल्फीज जो थी वो ली। तो अब उसने किया क्या इसके बाद कि उसने ये सारी की सारी जो अपनी सेल्फीज थी उनको एनएफटी बनाया और ओपन सी के प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल दिया। और $3 मिनिमम उसने यहाँ पर एक अपनी जो एनएफटी बनाई, एक सेल्फी की एक एनएफटी जो बनाई, उसको $3 के प्राइस पर उसने लिस्टिंग के लिए डाल दिया। तो अब यहाँ पर एक ट्रेंड बना। ट्रेंड ये बना कि 2021 का जो साल था वो उसके नाम पर ही बन गया यहाँ पर ओपन सी के ऊपर। तो उसको बोल दिया भाई ईयर ऑफ गुजाली, उस बंदे का नाम था गुजाली। तो अब उसकी एनएफटीज काफी ज्यादा बिकी। और वो उसने हर एक एनएफटी के साथ एक स्टोरी भी रखी उसने, कि जब उसने ये सेल्फी ली तो वो क्या कर रहा था या क्या थिंकिंग थी, क्या थॉट प्रोसेस था उसका जब उसने ये सेल्फी ली, क्या उसके माइंड में चल रहा था या क्या उसका उस टाइम पे सिनेरियो रहा जब उसने ये अपनी सेल्फी ली। तो इसके चलते उसकी सेल्फीज काफ़ी फेमस हो गई, एनएफटीज उसकी काफ़ी फेमस हो गई। और जो मैक्सिमम उसको मिला है वो मिला है 0.247 ईथर। दैट मीन्स $806 एक फोटो के सेल पे। एक एनएफटी जो उसकी सेल्फी की थी उसकी सेल पे उसको एक $806 मिले। तो आप ये सोचें कि उसकी एनएफटीज कितनी हिट हो गई होंगी और इतनी ज़्यादा कलेक्शन थी उसके पास। और मतलब आप ये सोचें कि भाई अगर ऐसी चीज़ें भी बिक सकती हैं तो एनएफटी में क्या बिक सकता है और क्या नहीं बिक सकता है। तो इसका तो कोई एक आप ये बिठा ही नहीं सकते हैं कि भाई, कुछ सोच ही नहीं सकते हैं इस बारे में। तो अब आप ये देखें कि एनएफटी से लोग पैसे बना भी सकते हैं और पैसे उजाड़ भी सकते हैं। तो जिन्होंने खरीदी उनके तो उजड़ गए, अब जिसने बेची उसके बन गए। 1000 सेल्फीज उसने बेची, अगर $3 पे भी बेची हो, हालांकि उसकी एक 800 पे बिकी है, लेकिन अगर $3 जो उसने अपनी बेस प्राइस रखी थी उस पर भी बिकी हो, तो आप ये सोचे $3000 तो वो ऐसे ही कमा गया। किया कुछ नहीं, सेल्फी लेता रहा था बस। तो अब एनएफटी की मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रही है एट प्रेजेंट। एक और न्यूज़ है एनएफटी के बारे में ही, वो हम लास्ट में कवर करेंगे। अगली न्यूज़ पहले कवर करते हैं। तो बाइनेंस डॉट यूएस है, उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया है कि वो सोलाना के मेटावर्स के ऊपर अपनी एक ऑफिशियल जो बिल्डिंग है उसको खरीद रहे हैं। और उसको अपनी मतलब उस मेटावर्स के अंदर, सोलाना के मेटावर्स के अंदर वो अपनी एक बिल्डिंग बाय इन कर रहे हैं जिसमें कि बाइनेंस डॉट यूएस लिखा होगा। और उसी के साथ साथ एफटीएक्स जो यूएस है, उन्होंने भी बोला है कि वो भी उस मेटावर्स में उनकी भी बिल्डिंग जो है वो होगी, एफटीएक्स की भी। और अब आप ये देखें कि बाइनेंस खोल रहा है सोलाना के मेटावर्स के अंदर अपना ऑफिस। तो दैट मीन सोलाना का जो मेटावर्स है उसको हाइप पहले ही मिल गई। मतलब एक अदर एक्सचेंज का बंदा, यहाँ पर एक अदर एक्सचेंज का बंदा, क्या एक अदर एक्सचेंज ही अपना ऑफिस आपके मेटावर्स में आकर खोल रही है। तो आपके उस मेटावर्स को कितनी हाइप मिल जाएगी। और अब ये मेटावर्स जैसे ही आएगा सोलाना का, तो इसको कितनी हाइप मिलेगी और उसके साथ साथ सोलाना को कितनी हाइप मिलेगी, आप ये सोचेंगे। तो बाकी डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप अपनी एनालिसिस करें। सोलाना के लिए करें, एफटीटी के लिए करें या बीएनबी के लिए करें, जिसके लिए भी करें, लेकिन आप अपनी एनालिसिस करें और किस में आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो आप खुद डिसाइड करें। अगली न्यूज़ यहाँ पर इथीरियम की है। तो इथीरियम जो है उसकी जो स्टेकिंग है वो एक और नए लेवल के माइलस्टोन पर पहुंच चुकी है। उसमें करीब करीब $9 मिलियन जो इथीरियम है वो स्टेक हो चुके हैं। तो अगर उनकी अमाउंट की बात करें तो वो तो $30 बिलियन है, लेकिन 9 मिलियन इथीरियम स्टेक हो चुके हैं इथीरियम 2.0 के ऊपर। और इसमें करीब करीब अभी 2,80,000 एक्टिव वैलिडेटर जो हैं वो अपने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स बने हुए हैं इथीरियम के इस प्रूफ ऑफ स्टेक का जो नया कॉन्सेप्ट है उसके लिए। और अगर यहाँ पर शेयर की बात करें तो
लीडो करके जो प्लेटफॉर्म है वो 18% स्टेक किया हुआ है इथेरियम 2.0 के ऊपर। क्राकेन के यूजर्स ने 11% किया है, कॉइनबेस वालों ने 12% किया है, और बाइनेंस के जो यूजर है उन्होंने 7% किया है, और अननोन है 37%। मतलब ये है अननोन वो जो कि है वेल्स, बड़ी बड़ी वेल्स ने जो अपना इथेरियम 2.0 के ऊपर स्टेकिंग करी है, जिसके बारे में हमने पीछे कवर भी किया था न्यूज में। तो आप ये देखेंगे सबसे बड़ा पोर्शन उन्हीं का ही है, और इसी वजह से ही इथेरियम जो है वो अपनी एक हाइप जो है उसकी वो बनी हुई है कि भाई इतना ज्यादा इथीरियम जो है, 9 मिलियन इथीरियम ऑलरेडी यहाँ पर स्टेक होकर लॉक हुए बैठे हैं, कि जो 2022 के अंत तक नहीं खुलने वाले हैं। तो तब तक इथीरियम के बढ़ने के जो चांसेस हैं वो हमेशा ज़्यादा ही बने हुए रहते हैं, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो रही है यहाँ पर, और डिमांड बढ़ रही है। और इस वजह से इथीरियम जो है वो आने वाले टाइम पर एक बढ़िया पोजीशन जो है वो ले सकता है। तो यही वो एक रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है इथीरियम के रिगार्डिंग में। अगली न्यूज़ की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर सोच रहा है कि भाई जितनी भी क्रिप्टो करेंसी की डीलिंग की वेबसाइट्स हैं उन सभी को ब्लॉक कर दिया जाए। तो अभी पीछे ही स्टेट बैंक ऑफ जो पाकिस्तान था उन्होंने अनाउंस किया था कि भाई वो कंप्लीट बैन लगाने जा रहे हैं क्रिप्टो को, और उसी के चलते एक और न्यूज़ जो सामने आ रही है वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ की पाकिस्तान की जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है FIA, उनकी मीटिंग हुई है SBP वालों के साथ, और उन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि जितनी भी वेबसाइट्स जो क्रिप्टो रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए। तो अब इसके चलते वहां पर एक बार फिर से आप ये कह सकते हैं कि एक नेगेटिव हाइप जो है उसको बनाने की बात हो रही है। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जब इसके ऊपर कोई एक्चुअल जो एक्शन है वो लिया जाएगा या कुछ भी किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से जितने भी पाकिस्तान के हमारे यूजर्स हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं कि उनके वहाँ पर इंटरनल उनके पास क्या न्यूज़ है इसके बारे में, या उनको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं हमें। तो हम देखेंगे इस न्यूज़ का इम्पैक्ट आगे कैसा रहता है। अगला यहाँ पर हम दो आपके साथ इवेंट शेयर कर रहे हैं। पहला है पॉलीगन मैटिक का। रैंकिंग की बात करें तो 13वें नंबर पर है, और अगर वैल्यू की बात करें तो $2.36 अभी एट प्रेजेंट ये चल रहा है। और इसके अगर इवेंट की बात करें तो इवेंट इसका आ रहा है जो मेननेट लंदन हार्ड फोक यहाँ पर इथीरियम में लास्ट ईयर अगस्त में हुआ था, उसकी इंटीग्रेशन अब जो पॉलीगन मैटिक है वो अपने सर्वर पर करने जा रहे हैं। और अब पॉलीगन मैटिक जो है वो भी EIP 1559 और बाकी के रिलेटेड जितने भी EIP थे उनको एक्टिवेट करने जा रहा है 18 जनवरी को 8 AM UTC। मतलब अपने यहाँ अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया टाइम यहाँ पर कुछ एक होगा, वो आप अपनी तरफ से कैलकुलेशन कर लें UTC में। लेकिन मेरे ख्याल से अगर UTC है तो कुछ अलग ही टाइम निकल के आ सकता है यहाँ पर। मेरे ख्याल से 5.5 घंटे ऐड करने पड़ते हैं हमें, तो 1:30 बजे के करीब बन सकता है शायद। लेकिन जो भी है 18 जनवरी को यहाँ पर पॉलीगन मैटिक जो है उसके ऊपर ये सारी EIPs जो है वो एक्टिवेट होने वाली है लंदन हार्ड फोक वाली। तो दैट मीन्स प्रूफ ऑफ स्टेक वाली जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस थी वो मैटिक के ऊपर भी अब एक्टिवेट हो जाएंगी। तो इससे अब मैटिक को बेनिफिट होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन हम आपके लिए ये इवेंट जो है वो कवर कर रहे हैं। अगला इवेंट है यहाँ पर कावा का। तो कावा की रैंकिंग की बात करें तो 106 है, 106, और उसकी वैल्यू की बात करें तो डॉलर चल रहा है उसका 5.37। तो इसका जो इवेंट आने वाला है वो इसका कावा का जो 9 का जो टेस्टनेट था वो उन्होंने बोला कि भाई बहुत बड़ा सक्सेस रहा है। तो अब कावा 9 का मेननेट लॉन्च आने वाला है, वो है 19 जनवरी को 16 UTC। तो दैट मीन्स ये भी नाइट टाइम के आसपास ही होगा 19 जनवरी को इंडिया टाइम में। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग बढ़िया कॉइन है, और दोनों के ही इवेंट जो है वो काफ़ी बड़े हैं। वहाँ पर हमारे पास पूरा जो लंदन हार्ड फोक है वो एक्टिवेट होने जा रहा है, यहाँ पर उसका कावा 9 का मेन नेट जो लॉन्च है वो होने जा रहा है। तो ये दोनों ही हाइप्ड इवेंट्स हैं, और दोनों से ही बेनिफिट जो है वो हो सकता है कॉइन को। लेकिन आपको एनालिसिस के बाद ही कुछ आगे जो डिसीजन है वो लेना है इन्वेस्टमेंट का। अब NFT के बारे में हमने आपसे जो कहा था कि एक न्यूज़ हम लास्ट में कवर करेंगे, तो वो यहाँ पर ये है कि NFT में ही सेक्टर में AI जनरेटिव आर्ट जो है उसको यहाँ पर NFT बनाकर NFT के सेक्टर में लाकर उसको NFT मिंटिंग में डालकर उसकी NFTs यहाँ पर बनाने की बात हो रही है कि AI जनरेट करेगा यहाँ पर
आर्ट्स, और उन आर्ट्स को एनएफटी बनाया जाएगा। तो अब इसमें एक बहुत ही बड़ी बात यह है कि भाई एआई को आप अगर यूटिलाइज करेंगे तो क्या एआई की समझ से जो भी आर्ट बनी होगी वो ह्यूमन रीडेबल होगी, या ह्यूमन को वो समझ में आएगी उतने लेवल पर जितने लेवल पर एआई उसको समझ कर बना रही होगी। और क्या ऐसा हो सकता है कि भाई ये एनएफटी में मिंट हो सकती हो। तो ये सारी चीजें हैं जो इस आर्टिकल में यहाँ पर उन्होंने डिटेल में एनालिसिस किया है, या ये कहें कि डिटेल में उनके ऊपर बातें करी हैं। तो अभी तक के लिए उनके एनालिसिस में यही है कि ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ऐसी एनएफटीज को किस मतलब आड़े हाथों लिया जाता है या खुले हाथों लिया जाता है। तो ये तो जब आएंगी मार्केट में हिट करेंगी तब देखा जाएगा कि भाई इनका क्या इम्पैक्ट रहता है मार्केट के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की न्यूज़ और इवेंट अपडेट आपके लिए। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलेंगे अब आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।